हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 अगस्त 2021 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे डेली आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की डिटेल के साथ दोस्तों पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। वहीं पर दोस्तों आप जाकर के क्विज सॉल्व कर सकते हो, ई बुक वगैरह और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको हमारे एप्लीकेशन पर। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, 1984 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। सिस्का एलईडी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं राजकुमार राव और यही कैसीफाई के भी बनाए गए हैं। आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक हैं एस देसवाल जी और विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे। तो इंटरनेशनल यूथ डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, जबकि नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी वाला जो मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में, जबकि 12 अगस्त वाला जो मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है युवा दिवस। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? ये सन 2000 से मनाया जाना शुरू हुआ है। ये इसलिए शुरू किया गया है जिससे जो विभिन्न मुद्दे होते हैं दोस्तों उसमें युवाओं को भी शामिल किया जा सके, यूथ को भी शामिल किया जा सके, उनकी क्या सोच है, उनका क्या फ्यूचर प्लान है, ये सब भी देखा जा सके। ठीक है, इसकी थीम इस बार की रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ। क्लियर। अब दोस्तों अगस्त महीने का ये महत्वपूर्ण दिवस आया है, हम लोग रिवीजन करते हैं अभी तक अगस्त महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे आ चुके हैं। तो सबसे पहले 1 अगस्त को दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट डे आए। एक तो आया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, क्योंकि 3 तलाक के खिलाफ कानून बना था 2019 में 1 अगस्त को ही। 1 अगस्त को दूसरा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया दोस्तों वर्ल्ड लंग कैंसर डे, विश्व लंग कैंसर दिवस। इसके बाद 6 अगस्त आता है इंपॉर्टेंट डे, जब मनाया गया हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा पर परमाणु बम हमला हुआ था उसकी याद में। आगे चल करके अभी 9 अगस्त आएगा, 9 अगस्त को दोस्तों नागासाकी दिवस। फिर यहाँ पर 7 अगस्त ले लीजिए, 7 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, नेशनल हैंडलूम डे। ये भी इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखना आपको। फिर 8 अगस्त को दोस्तों मनाया गया भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। इस बार इसकी 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। 9 अगस्त को अगेन जैसे कि मैंने बताया नागासाकी दिवस, क्योंकि नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था उसकी याद में। फिर 10 अगस्त आता है। 10 अगस्त को दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक तो मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और एक और मनाया गया है विश्व शेर दिवस। क्या? विश्व शेर दिवस भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आ जाता है 12 अगस्त को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्लियर बिल्कुल। चलिए एक और इंपॉर्टेंट डे अभी मनाया जाएगा विश्व हाथी दिवस, अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, विश्व हाथी दिवस के बारे में। ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 अगस्त 2021 को क्वाड देशों के नेवी के बीच में कौन सा अभ्यास आयोजित होगा? तो दोस्तों 21 अगस्त 2021 को शुरू होगा मालाबार 2021 नेवल एक्सरसाइज। ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होगा। क्वाड संगठन है एक प्रकार से 4 देशों का दोस्तों। कौन से देश है इसमें इंडिया है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन चारों देशों के बीच में होगा नेवल एक्सरसाइज, नाम होगा मालाबार 2021। कब से शुरू होगा? 21 अगस्त से। अच्छा, ये 2 स्टेजेस में होता है, हर बार होता है। इस बार भी 2 चरण में होगा। एक तो इसका होता है बंदरगाह चरण और दूसरा होता है समुद्री चरण। तो जो बंदरगाह वाला जो स्टेज होगा ये 21 अगस्त से 24 अगस्त तक चलेगा, और जो सी फेज होगा ये 25 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगा। तो 2 फेज में ये आयोजित होगा मालाबार नौसैनिक अभ्यास। ये दोस्तों पहले होता था भारत, अमेरिका और जापान के बीच में ही, बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया पिछली बार से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मालाबार सैन्य अभ्यास में कौन सा देश बाद में जुड़ा? तो ऑस्ट्रेलिया जुड़ा बाद में दोस्तों, और इस वजह से इसे अब क्वाड कंट्रीज के बीच में कहा जा रहा है। अब देखिए, इसे आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि ये क्वाड कंट्रीज इसलिए बनाया गया है क्योंकि मालाबार होता है अभ्यास।
ये देखिए इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि क्वाड कंट्रीज में भी यही 4 सदस्य देश हैं और यही लोग दोस्तों इस अभ्यास में भी भाग लेते हैं। तो हम लोग एक प्रकार से कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन मालाबार जो है ये नौसैन्य अभ्यास है, जबकि क्वाड जो बनाया गया है ये बनाया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अच्छा अमेरिका इसमें शामिल हुआ है, ये भारत वाला क्वाड है। अमेरिका ने एक और क्वाड ग्रुप बनाने की घोषणा कर दी है। ये क्वाड ग्रुप कौन सा होगा? इसमें दोस्तों इसमें अमेरिका के साथ कौन कौन से देश होंगे? इसमें अमेरिका होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा और होगा उज्बेकिस्तान। ये चारों देश मिलकर के एक नया क्वाड ग्रुप बनाने जा रहे हैं। इसमें भारत को नहीं शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये मालाबार नौसैन्य अभ्यास होगा ये भारत वाले क्वाड ग्रुप में होगा। ठीक है, चलिए मालाबार जो है ये नौसैन्य अभ्यास है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने निर्भय मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने किया है दोस्तों निर्भय मिसाइल का सफलतम परीक्षण। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अभी निर्भय मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया। कहां से किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर के टेस्ट फायर रेंज से, जहां पर अक्सर किया करता है। निर्भय मिसाइल दोस्तों ये भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। ये भारत की पहली टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये मध्यम दूरी की है, ज़्यादा लंबी दूरी के लिए नहीं है, लेकिन ये एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके, तो इसका भी परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ आया है, डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ जानकारियां ले लीजिए। डीआरडीओ ने अभी कौन कौन से परीक्षण किए हैं? जैसे डीआरडीओ दोस्तों अभी चर्चे में आया था ये अग्नि प्राइम मिसाइल के लिए। तो डीआरडीओ का अग्नि प्राइम मिसाइल, ये अग्नि मिसाइल जो होती थी हमारी उसी का एक उन्नत संस्करण कह सकते हैं। ठीक है, उसमें कैनेस्टर वगैरह लगा करके ये शुरू किया है, लॉन्च किया था। डीआरडीओ ने अभी निर्भय मिसाइल का भी इससे पहले भी एक संस्करण लॉन्च किया था। इसने अभी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया, डीआरडीओ ने ही। इसने अभी नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है डीआरडीओ के द्वारा ही। अभी IEEE इंटरनेशनल समिट आयोजित किया गया। IEEE का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ये चांदीपुर उड़ीसा में ही आयोजित कराया गया था डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ने ही इसको आयोजित किया था। अभी रक्षा विभाग में डिफेंस सेक्टर में एमटेक की डिग्री भी देना शुरू कर दिया है डीआरडीओ। इसके लिए भी पूरा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। एमटेक में भी रक्षा विभाग में भी एडमिशन होगा डीआरडीओ के थ्रू। डीआरडीओ से स्टैटिक की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1958 को यह स्थापित हुआ था, 1958 को। और 1 जनवरी को इसी वजह से डीआरडीओ दिवस मनाते हैं हम लोग। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे एटीसी टावरों में से एक का निर्माण किया? तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में लद्दाख में दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे एटीसी टावरों में से एक का निर्माण किया है। एक्चुअली में यहाँ पर कई एटीसी टावर लगाए जाने हैं इंडियन एयरफोर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये एटीसी जो टावर होंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर होंगे, ये पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अभी लगाए जाएंगे। ठीक है, जिससे वहाँ पर जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको सही रास्ता दिखाया जाए। इसके एटीसी होता क्या है? एटीसी दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक टावर होता है। देखिए जो भी जहाज़ें ऊपर से जाती है ना, उनको एटीसी के थ्रू ही ये बताया जाता है कि अभी आप लैंड कर सकते हो कि नहीं, या फिर मौसम कैसा है, मौसम साफ है कि नहीं, आपको किस रास्ते पर जाना है, आपको किस रूट दिखाना है, यानी सब कुछ रूट लोकेशन वगैरह सब कुछ एटीसी टावर के थ्रू ही गाइड किया जाता है जो जहाज़ें होती हैं उनको। ठीक है, जहाज़ हुआ, हेलीकॉप्टर वगैरह हुआ, इन सबको। तो एटीसी टावर का यही काम होता है। तो भारतीय वायुसेना जो है ये लद्दाख में ये बना रही है। अब लद्दाख पहले से ही ऑटोमेटिकली इतनी ऊंचाई पर है स्थित है, तो वहाँ पर जब बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर ये बनेगा ही। तो अभी एक साथ कई लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक जो है ये तैयार हो चुका है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये बनाया जा रहा है। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब लद्दाख आया है, लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लद्दाख देखिए दोस्तों इंडिया के मैप में है कहाँ पर, ये रहा लद्दाख। देखिए अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। लद्दाख के पहले और वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा किशन माथुर जी, जबकि जम्मू कश्मीर के पहले जो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, वो तो चेंज हो गए हैं, वो तो अब कैग बन गए हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। लद्दाख की राजधानी होती है लेह, लेह होती है यहाँ की राजधानी। क्लियर है। चलिए यहाँ के करंट टाइम पर देखिए, यहाँ पर ये डिटेल दी ही गई है जो मैंने आपको बताया।
पंकज मित्तल दोस्तों यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो नाम बदला गया था, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल करके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया था। झीलों के बारे में बात करें तो पेंगोंग झील दोस्तों यहीं पर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, चाइना और इंडिया के लद्दाख सेक्टर के बीच में है। ठीक है, नेशनल पार्क में बात करें तो यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क है, जोजिला दर्रा है, कई दर्रे और भी हैं, जोजिला दर्रा है, सैंडोल नृत्य है यहाँ पर। चर्चित स्थल की बात करें तो शांति स्तूप है, लेह पीस है, मैग्नेटिक हिल है। ठीक है, बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं। अच्छा, ये जो डिटेल पेज है धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ये करंट अफेयर के सीरीज को आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे करके मैं ये सारे कंटेंट बढ़ाते जाऊंगा, आपका धीरे धीरे सब तैयार होता जाएगा सभी राज्यों के बारे में। देखिए यहाँ पर सीएम नहीं है, कारण ये है कि अभी यहाँ पर देखिए ये यूनियन टेरिटरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर केंद्र का शासन होगा। ठीक है, और यहाँ पर विधानसभा तो है नहीं, विधानसभा अगर होती तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी आते। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो वहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वहाँ पर सीएम आएंगे, लेकिन यहाँ पर सीएम नहीं आएंगे। अगला देखते हैं, पहले द हिमालयन फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो फर्स्ट द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल दोस्तों आयोजित होगा लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी लेह में यह आयोजित होगा, हिमालयी फिल्म महोत्सव 2021। इस बार पहला संस्करण होगा जो कि 24 सितंबर से 28 सितंबर 2021 तक चलेगा, लेह लद्दाख में। अच्छा, आयोजित किसके द्वारा कराया जा रहा है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। क्यों आयोजित कराया जा रहा है? जिससे हिमालयी सेक्टर में भी दोस्तों जो टैलेंट हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके, जो वहाँ की फिल्में हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके। ठीक है, और वहाँ की फिल्मों को जिससे ग्लोबली भी प्रचार प्रसार किया जा सके। इसका नाम होगा द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। तो इस बार इसका पहला संस्करण आयोजित कराया जा रहा है वहीं लद्दाख में। लद्दाख के बारे में तो हम लोग जान ही लिए। अगला देखते हैं, भारत किस देश के साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेगा? तो भारत दोस्तों ये सऊदी अरब के साथ करेगा अल मोहद अल हिंदी 2021 नाम से एक सैन्य अभ्यास। ये एक नौसैन्य अभ्यास होगा, यानी इंडियन नेवी का और सऊदी अरब की नेवी के बीच में ये होगा सैन्य अभ्यास। ठीक है, और ये होगा पहला। ठीक है, सऊदी अरब के साथ भारत पहली बार करने जा रहा है कोई नेवल एक्सरसाइज। ये इसलिए कर रहा है जिससे जो खाड़ी देशों में जो अशांति फैली हुई है उसके लिए इंडिया और सऊदी अरब दोनों प्रिपेयर रह सके। ठीक है, अल मोहद अल हिंदी 2021। अभी दोस्तों अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, यूएई के बीच में भी भारत का एक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। कौन सा वो शुरू है? वो शुरू हुआ है जायद तलवार। वो 7 अगस्त को आयोजित किया गया। तो वो था भारत और यूएई के बीच में, ये है भारत और सऊदी अरब के बीच में। सऊदी अरेबिया आया है, मैप में देखिए ये है कहाँ पर, ये रहा सऊदी अरब, ये रहा सऊदी अरब, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप देखेंगे ये है सऊदी अरब, यहाँ पर छोटा सा जो देश है ये है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। ये ओमान है, ये यमन है। ठीक है, इधर छोटा सा यहाँ पर कतर वगैरह है, बहुत सारे देश हैं यहाँ पर, देश हैं। ठीक है, चलिए रियाद रियाल मजलिस अल शूरा, ये तो मैं आपको बहुत बार याद कराया हूँ। जब भी सऊदी अरब आए आपको बोलना है रियाद रियाल मजलिस अल शूरा। रियाद यहाँ की राजधानी है, रियाल यहाँ की करेंसी है, संसद होता है मजलिस अल शूरा, और यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पत्रकार जयदीप हरदीकर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में जयदीप हरदीकर नाम के एक पत्रकार ने, जाने माने पत्रकार हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है रामाराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्रॉम फार्म क्राइसिस है, ये फार्म कर लीजिएगा। ठीक है, रामाराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, ये पुस्तक लिखी है जयदीप हरदीकर ने। अच्छा, ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। डेली 7 PM पर दोस्तों जो होती है लाइव क्लास, उसमें मैं आपको पुस्तकें और लेखक ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर के जुलाई 2021 तक की पुस्तकों और लेखकों के बारे में अच्छे से रिवीजन कर लिया है क्विज के माध्यम से। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाइव क्लास की प्लेलिस्ट जो होती है, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग रिवीजन करते चलते हैं। रोजाना एक टॉपिक होता है, जैसे कल जो टॉपिक था वो इंडेक्स और रैंकिंग का था। इंडेक्स और रैंकिंग को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिवाइज किया। डेली 7 PM पर आप लोग चैनल पर आ जाया करिए। ठीक है, अच्छा जो बच्चे आज डीआई चाहते थे, डीआई का वीडियो, जो लोग यूपी SSC पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज वीडियो अपलोड होगी डीआई की। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन की।
तो आप लोग डीआई की वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इसके बाद से कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डीआई में। ठीक है, चलिए तो फिलहाल बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे दोस्तों देखिए मनाया जाता है 12 अगस्त को। अभी आप पिछले कुछ दिनों में ही देखिए विश्व बाघ दिवस, विश्व शेर दिवस और अब विश्व हाथी दिवस, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। वर्ल्ड टाइगर डे मनाया गया था 29 जुलाई को, वर्ल्ड लायन डे यानी विश्व शेर दिवस मनाया गया 10 अगस्त को, और वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस मनाया गया अब 12 अगस्त को। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट डे है, तीनों को आपको याद रखना है। ये हाथियों के संरक्षण के लिए, एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, शुरुआत कब से हुई? 12 अगस्त सन 2012 से। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, आज़ादी के ऑफर्स चल रहे हैं दोस्तों, इनका आप फायदा जरूर उठाइएगा। जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी पेड मटेरियल्स हैं, उनका आप अभी बहुत ही भारी छूट के साथ फायदा उठा सकते हैं। एमजेटी ऐप पर जाइए, बहुत से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, आप भी मत चूकिए। जय हिंद कूपन कोड यूज कीजिए और मिलेगा आपको भारी डिस्काउंट। कोई भी प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज़ादी के ऑफर हैं, ये लिमिटेड टाइम के लिए हैं, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एमजेटी ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। 50 से 80% तक का डिस्काउंट है। देखिए मैथ वगैरह के कोर्स बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से आपके पढ़ाए जा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में आपको अभी मिल जाएंगे। ऐसा कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला है। हमारा जो वीडियो कोर्स होता है दोस्तों 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ होता है, कोई सा भी वीडियो कोर्स हो। साथ ही साथ उसमें डिटेल नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है और हर एक वीडियो कोर्स में हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यूनिक है, आपको कहीं पर भी मॉक टेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो हर एक वीडियो की डिटेल नोट्स, वो भी टाइप्ड फॉर्मेट में, इसके साथ हर एक चैप्टर की वीडियो का मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और आपको हमेशा से एक नंबर आपके लिए जारी किया ही गया है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप करके कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसके अनुसार कितने जनधन खाते निष्क्रिय पाए गए? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों एक जारी की गई है एक इंफॉर्मेशन, एक रिपोर्ट। इसके अनुसार बताया गया है कि टोटल 5.82 करोड़ जो है, जो जनधन खाते हैं, जनधन अकाउंट था, वो निष्क्रिय हैं, यानी इनएक्टिव मोड में हैं, उन पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। जनधन खाते आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत शुरू करवाया गया था, जिसका उद्देश्य यही था कि भारत की जो भी गरीब वाली आबादी है या ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी है उनको बैंकों से जोड़ा जाए। ठीक है, जिससे वो अपने पैसे घर पे ना रख करके बैंकों में रखें। तो इससे 2 फायदा होगा। एक तो फायदा ये होगा कि नागरिकों को, सरकार की कोई भी योजना आएगी तो उनका डायरेक्ट नागरिकों के अकाउंट में पहुंच जाएंगे पैसे। दूसरा ये फायदा होगा बैंकों का, क्योंकि जो पैसे वो वहाँ पर रखें अपने घर पर 100, 200, 500, 1000 या 5000, 10,000, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल गरीब वर्ग है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सब पैसे जब बैंकों पास इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं बैंकें भी मजबूत होंगी। ठीक है, तो इस उद्देश्य से ये शुरू कराया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी एक रिपोर्ट आई है, अभी वित्त मंत्रालय के अनुसार राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि टोटल दोस्तों जो अकाउंट थे उसमें से 5.82 करोड़ अकाउंट जो हैं, इस पर अभी काफ़ी दिनों से कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, ये इनएक्टिव है। ठीक है, तो इनएक्टिव है तो मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ यहाँ पर। तो टोटल याद रखना है आपको 42.83 करोड़ अकाउंट हैं, जिसमें से 5.82 करोड़ से अधिक जो जनधन खाते हैं वो निष्क्रिय हैं। क्लियर, यानी कि टोटल खातों का 14% है, यानी हर एक 10 अकाउंट में एक अकाउंट जो है वो निष्क्रिय है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों शहरी क्षेत्रों में भी कोई गांव है, कोई गांव के समुदाय हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके द्वारा कोई भी ऐसा अगर वन संसाधन क्षेत्र है जहाँ पर वो उपयोग में लाते हैं जो चीज़ें, ठीक है, जो वन संसाधनों का वो लोग यूज़ में लाते हैं, उनको पूरा अधिकार दिया जा रहा है, वो पूरी तरीके से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसको रीजनरेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ये सब अधिकार दे दिया गया है ग्राम सभाओं के, जो वहाँ के समुदाय वाले लोग हैं उनको। अब आप ये क्वेश्चन कुछ कम समझोगे, कारण ये है
कि आप देखिए जैसे उत्तर भारत में रह रहे हैं, यहाँ पर इतनी ये सब प्रॉब्लम हो नहीं रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ वगैरह में क्या है, वहाँ पर आबादी कम है लेकिन जंगल वाले इलाके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो गांव होते हैं, जो गांव बसते हैं, वो जंगलों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो जब जंगलों पर डिपेंड करते हैं, ऐसे में अगर कोई वहाँ पर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लग रही है या कोई फैक्ट्री लग रही है तो जंगलों की कटाई करवा दी जाती है बड़ी मात्रा में। तो जंगलों की जब कटाई करवा दी जाती है तो वहाँ के जो समुदाय वाले लोग हैं, जो वहाँ के जनजातीय लोग हैं, ठीक है, या फिर जो गांव वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ जाता है उसकी वजह से, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं वही जंगलों पर। तो ऐसे में एक शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को एक मान्यता दे दिया गया है, ठीक है, उनको एक अधिकार दे दिया गया है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। इसके तहत वो अपने हिसाब से अपना संरक्षण वगैरह कर सकते हैं। समझ में आया? अब छत्तीसगढ़ के द्वारा ये शुरू किया गया है, ये लाया गया है, छत्तीसगढ़ बन गया है ऐसा कानून लाने वाला पहला राज्य। क्लियर? बिल्कुल छत्तीसगढ़ आया है। देख लीजिए छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, इंडिया के मैप में देखिए यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़। दोस्तों ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था, 26वें भारतीय राज्य के रूप में अलग हुआ था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? आंध्र प्रदेश से शेयर करता है, ओडिशा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और तेलंगाना से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है नया रायपुर। भूपेश बघेल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है अनसुईया उइके। यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, जो कि अभी नए नए आए हुए हैं। जिलों की संख्या है 28, विधानसभा में सीटें हैं 90 एंड लोकसभा और राज्यसभा में 11 और 5 सीटें जाती हैं क्रमशः। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो बूढ़ापारा झील है, तालीबंद ताला है, बूढ़ा तालाब है। देखिए बूढ़ापाला झील और बूढ़ा तालाब, ये 2 नाम आप याद रख सकते हो। तालाब से तालीबंद याद रख सकते हो, ठीक है। नेशनल पार्क में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क है और एक कांगर घाटी नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर सुआ नृत्य, चंदेनी नृत्य दोस्तों यहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है। घूमने लायक स्थान है दुर्ग जिला बिलासपुर। क्लियर? बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए फटाफट से, शेयर कर देना अपनी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट करंट अफेयर का पाने के लिए सिर्फ वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाए। कोई सभी फालतू क्वेश्चन नहीं लिया जाता है यहाँ पर, तो आप बेझिझक होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो की डिटेल में पीडीएफ फाइल, ये जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाया हुआ हूँ, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स के साथ, इमेज के साथ, मैप के साथ, ये सब की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर? MZT ऐप पर। आपको MZT ऐप ओपन करना है, यहाँ पर जाना है फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में, यहाँ से जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा इसकी फ्री क्विज भी आप सॉल्व कर सकते हो। हमारे पेड कोर्सेज वगैरह, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, ई बुक वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। तो MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करके रखो अपने मोबाइल में। और हाँ, हिंदी वगैरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आज़ादी के ऑफर के तहत आप इन सब चीज़ों का भी फायदा उठा सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अगला, ईरान की नई मुद्रा क्या है? वैश्विक युवा विकास सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वीडियो आप देख लियो, जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। 1 लाइनर मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम पर जाकर के आप 1 लाइनर भी देख लेना, पढ़ लेना, 1 मिनट में रिवीजन कर लेना। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही, वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।